नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं शीतल राजपूत। आज राष्ट्र की बात में बात होगी यूपी के दलित समीकरण पर। कैसे हर दल दलित समुदाय पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा है, कैसे अंबेडकर वादियों को अपने वोट बैंक के साथ जोड़ने के लिए सियासी जुगत भिड़ाई जा रही है। दरअसल यूपी के चुनावी रण की सियासी फिजा इस वक्त बहुत गर्म है। हर दल ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। बीजेपी के सामने जहां अपना पिछला रिकॉर्ड कायम रखने का चैलेंज है, तो वही विपक्ष सत्ता परिवर्तन करने को बेताब है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी आरएलडी गठजोड़ ने चुनावी समर में पूरा दमखम लगाया हुआ है। गठजोड़ और बीजेपी दोनों की ही नजर दलित वोटर्स पर टिकी है। दोनों की इसमें कुछ हद तक कामयाबी भी हो सकती है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले 2 रोज से प्रचार में जुटे अखिलेश की जबान पर बार बार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम आ रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में अंबेडकर के नाम की राजनीति का चेहरा मायावती है। और अखिलेश के साथ 2019 लोकसभा चुनाव में मायावती के साथ गठजोड़ हुआ और एक बुरी हार का सामना भी हो चुका है। दरअसल अखिलेश यादव को आज अलीगढ़ में एक बार फिर अंबेडकरवादी और अंबेडकर याद आए और उन्होंने बयान दिया कि हमारी साइकिल में 2 पहिए हैं, एक पहिया लोहिया, दूसरा पहिया अंबेडकरवादी है। बीजेपी संविधान बदलना चाहती है और जनता बाबा मुख्यमंत्री को यानी योगी आदित्यनाथ को। अंबेडकरवादियों से अपील है कि संविधान बचाने के लिए एकजुट हों, साथ आएं। देश की पहचान बदलने वाले संविधान भी बदल सकते हैं। नई संसद बनाने वाले देश की पहचान बदल रहे हैं। बीजेपी नकारात्मक राजनीति कर रही है, कहना है अखिलेश यादव का। इस बार का चुनाव भाईचारा बनाम बीजेपी का है। 80% लोग गठजोड़ के साथ हैं, यानी आरएलडी, समाजवादी पार्टी और तमाम छोटे दल, और 20% लोग बीजेपी से नाराज हैं। केवल साइकिल, और साइकिल ऐसी जिसमें हैंडल भी है, 2 पहिए भी हैं, और एक पहिया हमारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का है और दूसरा हमारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी का है। समाजवादी पार्टी ने सभी रंगों को जोड़ने का काम किया। ये एक रंगी लोगों को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम हम लोग करेंगे। कम से कम समाजवादियों के साथ हम अंबेडकरवादियों से भी अपील करेंगे कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। ये चुनाव संविधान बचाने का है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई तो दिल्ली में नई लोकसभा बना रहे हैं। हो सकता है संविधान ही बदल दें ये लोग। जो लोग इंडिया गेट में अमर ज्योति को बदल दें, शहीदों के लिए, हमारे सम्मान, फौज के जवानों के लिए क्या सम्मान की बात थी, हर चीज बदलना चाहते हैं। तो आपने सुना अखिलेश यादव को, किस तरह पार्टियां एक दूसरे के वोट पर डोरे डाल रही हैं। आप देख रहे हैं मुसलमानों के साथ साथ अंबेडकरवादी, जाट वोट, एससी समुदाय को अपने साथ आने की अपील। अब अखिलेश यादव आपको आप सुन ही रहे थे, जो कि मायावती का कोर वोट बैंक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अखिलेश यादव अंबेडकर के नाम पर कौन सी राजनीति को अब परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अखिलेश अपना कोई नया समीकरण गढ़ने जा रहे हैं या फिर अपने विरोधी का सियासी समीकरण बिगाड़ने में लगे हैं? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्र की बात में, लेकिन उससे पहले आज का सवाल देख लीजिए। विपक्ष संविधान बदलने का डर क्यों दिखा रहा है, या यूं कहिए कि विपक्ष को संविधान बदलने का डर क्यों है? अखिलेश को अंबेडकरवादी क्यों याद आए? 10 फरवरी को चुनाव है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी तादाद दलित वोटर्स की है, 25% के आसपास। पूरे उत्तर प्रदेश में 21 से 22% दलित वोटर्स हैं और वेस्टर्न यूपी में जहां पहले चरण का मतदान होना है वहां पर 25% हमने आपको बताया। और उससे ठीक पहले अलीगढ़ में ये भाषण, तो राजनीति तो हो रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं पैनल में। आलोक अवस्थी हमारे साथ यूपी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, संजीव सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, सीमा कुशवाहा बीएसपी की प्रवक्ता, और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर अजीज खान के पास जाती हूं। डॉक्टर खान, समाजवादी पार्टी को क्यों संविधान बदलने का डर सता रहा है? क्यों देश की जनता को डराने की कोशिश कर रहे हैं? कहां बदल रहा है संविधान? कौन बदल रहा है संविधान? नया संसद भवन बन गया तो मतलब अब संविधान भी बदल जाएगा, ऐसा थोड़े मुमकिन है। देखिए शीतल जी, लगातार आप देख रही हैं कि पिछले 2 महीने से जिस तरह उत्तर प्रदेश में नफरत का बाजार गर्म है, नफरत की बोली बोली जा रही है, जहर घोला जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये लोग जो है वो अपनी उपलब्धियों पर
को लेकर के उस जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं, जहर घोल रहे हैं। मकसद इनका यह है कि धार्मिक उन्माद पैदा हो। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि मुझे वो धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात सिखाता हो। आज स्वतंत्रता खत्म है, समानता की बात हो नहीं रही है और बंधुत्व खतरे में है। मकसद सिर्फ यह है कि आज नहीं चाहती है बीजेपी कि संविधान की रक्षा हो, क्योंकि संविधान वाकई में खतरे में है। अगर आप इसको गंभीरता से देखें तो आप देखिए कुछ दिन पहले संविधान की प्रतियां भी जलाई गई, आपने भी देखा, आपके चैनल ने भी दिखाया। दूसरी तरफ आप देखिए, आज आप देखिए आरक्षण खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश है। क्यों साजिश है? जितने भी प्राइवेट संस्थान है या सरकारी संस्थान है, आपने देखा जो सरकारी संस्थान है उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, अपने उद्योगपति मित्रों को दिया जा रहा है। क्या मकसद है? अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा तो बाबा साहब का जो सपना था, ख्वाब था, वो चाहते थे कि जो लोग हैं अमीरी और गरीबी उनके बीच में खत्म हो। जब लोगों को आरक्षण मिलेगा, जो जिनका हक है, अगर वो हक उनको मिलेगा तभी वो बराबर की मंजिल को तय कर पाएंगे। आज क्या हो रहा है? आज कहीं ना कहीं अमीर और गरीबी के बीच में खाई बढ़ती जा रही। चंद उद्योगपति इस मुल्क के, आप अंदाजा लगाइए, इस देश को चला रहे हैं। 142 अरबपति ऐसे इस मुल्क में हैं, ठीक है, जिनकी इनकम पिछले 2 साल में, आज के 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड, हाँ। 10 सेकंड, 142 अरबपति ऐसे इस मुल्क में हैं जो पिछले 2 साल में जिनकी इनकम जो है वो 30 लाख करोड़ डॉलर है, 30 लाख करोड़ रुपया है इनका। और इस मुल्क का जो इनकम है वो 2 साल का वो 40 लाख करोड़ रुपया है। आप अंदाजा लगाइए, सरकार के बराबर पैरेलल 142 लोग कहीं ना कहीं चल रहे हैं। यानी ये समानता नहीं है, कुछ चंद उद्योगपति इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारे नेता ने कहा, ठीक कि है, हम चाहते हैं कि अमीरी और गरीबी के बीच में खाई ना हो। हाँ, यही दोनों बात के राहुल बीच में गांधी भी कह समानता रहे हैं, हो। कांग्रेस भी अमीर गरीब की बात कर रही है पिछले कई रोज से। मैं चलती हूँ बीजेपी से रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर बीएसपी से और बाकी हमारे मेहमानों से बात होगी। आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। आलोक, संविधान खतरे में है, गरीब अमीर के बीच की खाई बढ़ती चली जा रही है, संविधान बदल देगी बीजेपी, ये तमाम तरह की बातें एक बार फिर पहले चरण के मतदान से पहले उठने लगी हैं। आखिर क्यों आपके विरोधियों को संविधान बदलने का इतना डर है और इतना खतरा है? देखिए, समाजवादी पार्टी का डर इसलिए इतना ज्यादा हो गया है इनके मन में क्योंकि इनका जो गठबंधन झूठ की राजनीति पे खड़ा है। आज रालोद के और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बीच में अब गुत्थम गुत्था हो रही, एक अविश्वास की भावना आ गई। इनके साथ तो मायावती जी भी लोकसभा चुनाव में साथ में थी, क्यों छोड़ करके चली गई। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पे आजम खान साहब ने तो बाबा साहब अंबेडकर पर ही आरोप लगा दिया था, दलितों पर आरोप लगाया था कि लोग जो है जमीनों पे कब्जा करते हैं बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति रख करके, और जिधर बाबा साहब की उंगली उठती है वो जमीन अगली बार कब्जा करेंगे। इस तरह की भावना की जा रही थी। दलितों के खिलाफ जो उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही थी, पुलिस को एक तरफा आदेश था कि रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। दलित छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी गई थी। मायावती जी की मूर्ति लगी थी, उसका हाथ तोड़ दिया गया था। काशी में और जौनपुर में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों को अंगभंग किया गया था। आज ये जो है अंबेडकरवाद की बात कर रहे हैं, और ये कौन सा लोहियाबाद बता रहे हैं? ये वो लोहियाबाद जो मर्सिडीज बेंज के रथ पर जो चलता है, ये वो लोहियाबाद जो BMW की साइकिल पर चलता है, ये वो लोहियाबाद जो व्हाइट हाउस में रहता है, अरबों रुपए की संपत्ति जो है डिक्लेयर करता है। तो ये झूठ का आडंबर समाजवादी पार्टी का जो रहा है, ये एक अपराधियों और दंगाइयों से ग्रसित पार्टी है, जो कि हमारी सरकार ने अपराधियों और दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई करी है। आपने देखिए इनके बयान कैसे आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के। कोई कह रहा है कि हिंदू गर्दी चल रही है, कोई कहता है कि हम पेशाब से दिए जलवाएंगे। नहीं, प्लीज भाषा नियंत्रित इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ा इस तरह की समाजवादी पार्टी एक जो है यहाँ पर लकीर खींचना चाहती है, याद देना चाहिए इनको। डॉक्टर खान जवाब दीजिए, फिर मैं बीएसपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सीमा, उनके पास देखिए शीतल जी, आप इनकी तिलमिलाहट देखिए, बौखलाहट देखिए, महिलाएं बैठी हैं लेकिन इनकी सभ्यता देखिए। देश देख रहा है इतना बड़ा चैनल। एक बात बताऊं, इन्होंने कहा मर्सरीज की बात कही, मैं आपको बताना चाह रहा हूं पिछले 7 साल का रिकॉर्ड आप देख लीजिए। मैंने देखा, हल्ला मत करिए, जवाब दीजिए। आलोक जी हल्ला करके इनको रोकिए पहले। आप मर्सरीज की बात करूंगा मैं, मर्सरीज की बात इनको ठीक। अजीज खान, मैं बताऊं पिछले 7 सालों में, खान को सुन लेते हैं मेरी बात, पिछले 7 सालों में 2 व्हीलर्स की जो बिक्री है वो उसका जो बिकने का जो प्रतिशत है वो बहुत घट गया है।
आप सुनिए मेरी बात, कारों की बिक्री थोड़ी बढ़ी है, लेकिन मर्सिडीज कारों की जो बिक्री है वो 42% उसमें इजाफा आया है। 42% बढ़ा है। क्यों बढ़ा? 7 साल में ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि मर्सिडीज की जो बिक्री है वो 42% बढ़ गई? क्यों? वजह साफ है, आपने उद्योगपतियों को आज राजा बना दिया। इस मुल्क को गरीब करने में आपका बहुत बड़ा रोल है। उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। आज उत्तर प्रदेश की जनता जो है अपने आप को बंधक महसूस कर रही है। पर नहीं बोलेंगे, 2022 में उसको मौका मिला है। वो सुनिए मेरी बात, आजम खान का बयान था। अरे भाई सुनिए मेरी बात, हल्ला मत करिए। मूर्ति रख करके लोग अरे भाई आप जबरदस्ती आ रहा, लोग जी बात कर रहे हैं, आप बात नहीं करने दे रहे। जो खुली हवा में सांस लेना चाहती है जनता, वो चाह रही है, अब उसको मौका मिला है, क्योंकि 5 साल ठीक उत्तर है, प्रदेश में योगी जी ने जनता को बंधक बना सीमा दिया। कुशवाहा, ये सच्चाई। सीमा कुशवाहा बीएसपी का कोर वोटर, लॉयल वोटर, दलित वोट बैंक। बीएसपी दलितों की हमेशा बात करती आई है, उनकी इनफैक्ट राजनीति की बुनियाद ही उसी पे टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव आज कहते हैं, अंबेडकरवाद की बात करते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं और कहते हैं कि संविधान खतरे में है। देखिए शीतल मैम, ये टोटली मैं कहूंगी कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका ये पॉलिटिकल स्टंट है। क्योंकि हम अगर इनके कार्यकाल को देखेंगे, चाहे वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का कार्यकाल रहा हो या श्री अखिलेश यादव जी का कार्यकाल रहा हो, दोनों कार्यकाल में सुश्री बहन मायावती जी ने जब भी बहुजन लोगों के लिए, एसटी के लिए, उनको इक्वल लेवल पे लाने के लिए कुछ प्लानिंग अगर बनाई है, तो उन सारी चीजों को इन्होंने खत्म किया है। पहला, जब ये पदोन्नति, एससी एसटी की पदोन्नति के लिए आरक्षण, जो रिजर्वेशन की बात हुई, तो पार्लियामेंट में इन्होंने बिल फाड़ा। इन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की आत्मा पर चोट की। जब एससी एसटी के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही थी विदेश पढ़ने के लिए, वो स्कॉलरशिप इन्होंने बंद कराई। जब जो एससी एसटी समुदाय के लोग थे, सरकारी ठेकों में इनको रिजर्वेशन की बात की, तो जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो इन्होंने उसको बंद करवा दिया। और तो और आप देखेंगे कि आज ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अंबेडकरवाद की बात कर रहे हैं। जो गोमती नगर में बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर अंबेडकर पार्क बनाया गया, उसका इन्होंने अपने शासनकाल में नाम बदल दिया। अनगिनत चीजें हैं, इनके जितने भी संत महात्मा पुरुष रहे हैं, उनके जितने भी स्मारक इन्होंने बनवाए, उनके इन्होंने नाम बदले। इन्होंने अगर जिलों के नाम संत रविदास के नगर पर रखा तो इन्होंने हापुड़ कर दिया। इन्होंने किया और ये आज पॉलिटिकल स्टंट दे रहे हैं। अजीज खान जवाब दीजिए, अजीज खान जवाब दीजिए। बीएसपी को कह रहे हैं ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी है और गिना दिया क्या क्या कुछ हुआ। देखिए, अरे भाई सीमा मैम रुकिए, सीमा जी रुक जाए। देखिए शीतल जी, अभी एक बात आप समझिए कि देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी के गोद में बैठ करके बीएसपी के लोग कैसे खेल रहे हैं। अरे भाई 3 बार आपने सरकार बनाया है बीजेपी के साथ मिलकर के, आज उनकी भाषा आप बोल रही हैं। आज आप आपके पास आऊंगी मैं, आपके पास आऊंगी मैं, आलोक रुक जाइए। सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ आपने एक शब्द नहीं बोला। जो लगातार उत्तर प्रदेश को बेच रहे हैं, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। बीएसपी के साथ अलायंस तो आपने भी किया था जनाब। दलित जो बहन बेटियां उनका मायावती के साथ अलायंस आपने भी किया था जनाब। बुआ बबुआ सबको याद है। इस कदर करना चाहते हैं आप लोग, और बहन जी करना चाहती, उनके लिए दलित का कोई मतलब नहीं है। आज आपने तमाम लेक्चर दिया, लेकिन एक शब्द आपने सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके खिलाफ नहीं बोला। ये आप सुनिए मेरी बात, ये आपकी साठगांठ जो है बीजेपी से, जो साठगांठ है बीजेपी से, जो साठगांठ है वो सार्वजनिक हो चुकी है। सार्वजनिक हो चुका है बीजेपी से साठगांठ आपका। आलोक अवस्थी, बीजेपी से साठगांठ सार्वजनिक हो चुकी है बीएसपी की। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है और आप आना चाह रहे थे, आइए। बीजेपी खत्म करना चाहती है। फिर मैं कांग्रेस के पास चलूंगी और हमारे एक्सपर्ट वरिष्ठ पत्रकार के का इतिहास आप देख लीजिए, किस तरीके से मायावती जी के ऊपर हमला किया गया था, कैसे देखा के साथ 2019 में समझौता किया। उसमें भी जो है मायावती जी ने इनके मुंह पर थूक के गई, क्योंकि बोले कि ये तो गठबंधन निभा नहीं रहे। तो ये आपस में जब अपने गठबंधन के साथियों के साथ में नहीं है, तो ये किसी और के साथ क्या होंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि दलितों के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर एक भगवान की तरह जिनको वो पूजते हैं, उनके जितने भी उनके चिन्ह थे उनको पंचतीर्थ रूप में हमने विकसित किया है। लंदन का बंगला उनका नीलाम हो रहा था, उस समय की भाजपा सरकार ने, महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस जी ने उस बंगले को जो है बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक बनाया, जो बाबा साहब की जन्मस्थली महू पे है, वहां में हमने भव्य स्मारक बनाया।
इंदु मिल की भूमि जो क्रय हो को बिक रही थी, उसको क्रय करके वहां पर हमने स्मारक बनाया। और हमने दलित छात्राओं को छात्रवृत्ति दी है। 4 मैं करना चाहता हूँ, जो गरीब कल्याण की योजना जो योगी प्रधानमंत्री मोदी ने लागू करी है, गरीबों को घर देना, उनको मालिक बनाना। और मालिक किसको बनाया? हमने घर की गृहिणी को बनाया। 2,61,00,000 गरीबों को जो है हमने यहाँ पर बिजली के कनेक्शन दिए, घर के हमने गैस पहुंचाई, हमने जो है उनको 6,000 रुपया किसानों में जो है बिना भेदभाव के उनको हमने 6,000 रुपया साल का रुपया दिया। 5 लाख रुपए इलाज के लिए बीमा के लिए दिए। सारे गरीबों को, दलितों को जो है ये पैसे गए हैं। ठीक है। तो ये समाजवादी पार्टी का झूठ का बोलना चल नहीं पाएगा। ये अपराधियों दंगाइयों की पार्टी है, इनको जनता सबक सिखाने जा रही है। संजीव सिंह, कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को वोटिंग से कुछ रोज पहले चरण का चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी तादाद दलितों की, अंबेडकर की बात वो आज कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, संविधान बिगड़ने की बात कर रहे हैं। शीतल जी देखिए, बहुत ध्यान से सुन रहा था और समाजवाद की चर्चा कर रहे थे, अंबेडकरवाद की चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है कि हमारे प्रतिपक्षी मित्रों को अपने थोड़ा आईने में देखना पड़ेगा। जो डॉक्टर लोहिया चित्रकूट में रामायण का मेला लगवाते थे और पूरे जिंदगी भर राम के नाम पे वोट नहीं मांगा, ये 9 समाजवादी भगवान परशुराम की मूर्ति लगा करके वोट मांगना चाहते हैं। तो पहले तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब पूछें कि समाजवाद क्या डॉक्टर लोहिया का है। और जहां पे अंबेडकर जी की बात आप चर्चा करो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, बसपा भाजपा के साथ किस तरह से मेल मिलाप है, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2002 में जब गोधरा का दंगा हुआ था गुजरात में, तो मायावती जी गई थी गुजरात में भाजपा का प्रचार करने। और मेरी बात अगर गलत हो तो पिछले साल सुन लीजिए, आलोक जी सुनिए, सुनने का धैर्य रखिए, सरकार आपने कांग्रेस कहां से बरी हो रही है? सुनने का धैर्य रखिए। और फिर उसके बाद पिछले साल मायावती जी ने कहा कि अगर हमें समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भाजपा को किसी तरह से भी, अच्छा ठीक है, एक बार संजीव को सुन लेते हैं। आलोक, एक बार संजीव को सुन लेते हैं। वो आलोक जी बेचैन है। नहीं संजीव, आप ठीक है, हम भटकेंगे नहीं इधर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सुनिए, हाँ, ये कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं। आपको दिला दूं कि इन्होंने संविधान को धुतकारा था। इनका जो जनसंघ था, जिसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुखिया करते थे, आरएसएस ने कहा कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते, इससे अच्छा मनुस्मृति है। पॉइंट पर आइए, पॉइंट पर आइए, पॉइंट क्या है? 52 साल तक 52 साल तक तिरंगे को जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं दिया, 2001 में नागपुर के मुख्यालय में 3 नौजवानों ने तिरंगा फहराया। आपका पॉइंट क्या है संजीव, आपका पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, शीतल जी बहुत अच्छी बात कर रही हैं, हमने दलित के रूप में हमने जगजीवन बाबू को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। भाजपा बता दे कि दलित और महिला के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश का अध्यक्ष किसको बनाया? ये सवाल है मेरा, ये बता दें पहले। देश के राष्ट्रपति है। अगर आपको संजीव जी ने दिखता है, चश्मे का नंबर बदलिए अपना। अपने देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए, दलित समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए। 42 साल की भाजपा ने किसी महिला को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो? राष्ट्रीय अध्यक्ष दूर की बात है, बताइए पहले। चलिए ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास चलती हूँ। हर्षवर्धन जी, चुनाव से ठीक पहले चरण से पहले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटिंग से पहले हर कोई दलित को क्लेम कर रहा है, हर कोई जाट को क्लेम कर रहा है, हर कोई किसान पर अपना दावा ठोक रहा है, हर कोई अंबेडकर की बात कर रहा है। देखिए शीतल जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि कम से कम दलितों की चिंता आप सबको हो रही है और जाटों की खूब चर्चा हुई। आप सोचिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुसलमानों सबसे बड़ी है, उनकी बात बहुत कम हुई और क्योंकि वो साइलेंट वोटर है। और इस बार उससे भी खतरनाक बात ये हो गई है राजनीतिक अनुमान लगाने वालों के लिए कि बहुजन समाज पार्टी साइलेंट पार्टी हो गई है। तो एक तो उनका वोटर साइलेंट रहता था, लेकिन बसपा फिर भी कुछ न कुछ आक्रामक रहती थी, बोलती थी, मायावती जी बोलती थी। अब मायावती जी भी और उनकी पूरी पार्टी साइलेंट हो गई है। ऐसे में उस बड़े मतदाता समूह को कैसे आंका जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। अब इसमें 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है अखिलेश जी जब कहते हैं कि अंबेडकरवादी भी आ जाए। तो 2019 का चुनाव क्या था?
और 2019 का लोकसभा चुनाव चाहे पूरे देश का वोट प्रतिशत हो या फिर उत्तर प्रदेश का हो, मायावती बड़ी पार्टी थी, उनके पास ज्यादा मतदाता थे। और ये कहा जाता है कि जो समाजवादी पार्टी का वोटर था वो उधर नहीं गया, बहुजन समाज पार्टी का इधर नहीं गया। अब ऐसे में अगर ये बार बार कहा जाएगा कि बीएसपी और बीजेपी की मिली भगत है, तो क्या अखिलेश यादव रणनीतिक तौर पर ये बड़ी गलती कर रहे हैं क्या? क्योंकि बसपा के वोटर्स को कह रहे हैं कि देखो बीजेपी से तुम मिले हुए हो। मुझे लगता है कि रणनीतिक तौर पर ये एक बड़ी गलती अखिलेश यादव और उनके पार्टी के प्रवक्ता करते हैं जब कहते हैं कि भाजपा और बसपा मिली हुई, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ समाजवादी पार्टी से। आइए अजीज खान आइए। देखिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ये राजनीतिक विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं वाकई में मानता हूं ये शुभचिंतक है हमारे, लेकिन ये चश्मा बदल ले तो मुझे लग रहा अच्छा रहेगा। चश्मा सबका सब बदलवा रहे हैं आज। अरे चश्मा कहाँ बदल रहे हैं, चश्मा तो ये बहुत खतरनाक लगा चुका है। मेरी बात सुनिए, ये बात समझिए मेरी बात, ऐसा है, अरे सुनिए, ये 14-17 सुनिए सर, अरे सर सुन लीजिए ना, अरे भाई चश्मा। अच्छा ठीक है, डॉक्टर खान को उनकी बात पूरी करने देते हैं। डॉक्टर खान को एक सभ्य तरीके से हम बात को आगे बढ़ाते हैं, व्यूअर को भी कुछ सुनने को मिले, समझने को मिले। आपको बहुत तकलीफ हो रही है, अरे भाई आलोक जी परेशान मत हो आप। मैं कह रहा हूँ देखिए 14 आपकी अरे सुन लीजिए ना सर, अरे सुन लीजिए ना, घूमते भी है गलतफहमी मेरे साथ मत पालिए। अच्छा डॉक्टर खान बात पूरी कीजिए, डॉक्टर खान बात पूरी कीजिए, फिर मैं हर्षवर्धन जी आपको मौका दूंगी उनको रिस्पॉन्ड करने का, और मैं डीएसपी के पास भी चलूंगी क्योंकि काफी गंभीर आरोप आपने उन पर भी लगाया, सीमा के पास भी। ठीक है डॉक्टर खान, आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक बात आप समझिए, आपने 14, 17 और 19 का जिक्र किया। अरे रुक जाइए, नॉर्मल हो जाइए, नॉर्मल। हम जानते हैं आपको तकलीफ हुई है, हम जानते हैं आपको तकलीफ बोल नहीं सकते। हर्षवर्धन जी मैं आपके पास आऊंगी, हर्षवर्धन जी आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, लेकिन पहले डॉक्टर खान को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं आपके पास ही आ रही हूँ। डॉक्टर खान अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, बहुत समय हो गया। अरे भाई सुन लीजिए, अभी रोक दीजिए। देखिए ऐसा है, 14, 17 और 19 में जो चुनाव बीजेपी जीती, ऐसा नहीं कि उसकी रणनीति बहुत स्ट्रांग थी, नहीं, उसकी रणनीति नहीं थी, बल्कि उसने धोखा दिया जनता को, गुमराह किया, और गुमराह करके ख्वाब दिखाकर जनता का वोट ले लिया, झूठ बोलकर जनता का वोट ले लिया। आज जनता अपने आप में बहुत ठगा महसूस कर रही है। जनता को एहसास हो गया है कि बीजेपी को हमने वोट देकर के बहुत बड़ी गलती कर दी, और वो गलती 2022 में दोबारा नहीं हो पाएगी। चलिए हर्षवर्धन जी जवाब दीजिए, आपने उस सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया जो वो कह रहे थे कि आप गलती कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है, रणनीतिक मिस्टेक है, बीजेपी बीएसपी को जोड़कर जो बता रहे हैं। हर्षवर्धन जी आइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। उनको धोखा दिया है जी हर्षवर्धन जी। मैं ये कह रहा हूं कि अजीज खान साहब अगर ये कह रहे हैं कि भाजपा और बसपा मिले हुए हैं, तो क्या वो ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपना वोट शिफ्ट कर रही है? और मैं कह रहा हूं कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तब तो वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। ये इसका मतलब तो यही हुआ ना। इनका काउंटर करने दे दीजिए। शीतल जी सुन लीजिए, इनकी इंपॉर्टेंट इनकी गलतफहमी दूर कर दें हम। यही तो आपसे पूछा था पहले बात की बात। अब अरे 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, आप जवाब दीजिए पॉइंट वार। गलतफहमी रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए हर्षवर्धन जी नोट कर लीजिए, हाँ, मैं आपके पास वही आऊंगी बहन जी है। गोधरा कांड के बाद आप देखिए कि किस कदर गुजरात में मोदी जी का जाके प्रचार प्रसार किया था, आपको नहीं अंदाजा है? आपने देखा अभी पिछले चुनाव में कहा, आप क्यों भूल गए बुआ बबुआ को? आप कैसे भूल जाते हैं समाजवादी पार्टी? क्या बात कर रहे हैं आप? बुआ बबुआ को आप भूल जा रहे हैं। आपका मैं साथी बना रहा हूं, आपकी मैं मदद कर रहा हूं। ये अवसरवादिता की राजनीति हर कोई कर रहा है इस देश में। अरे भाई आलोक जी, हर कोई अपने गिरेबान में झांके। अगर आपकी मदद बहन जी कर रही है, सुनिए ना मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है आलोक जी आइए, और फिर सीमा। आलोक जी तिलमिलाहट है बीजेपी। आलोक जी अगर बहन जी आपकी मदद कर रही है, सब लोग एक साथ नहीं बोल सकते हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। प्लीज समझिए, आप लोग सब वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। रुक जाइए, एक एक करके प्लीज, एक एक करके, नहीं तो मुझे आवाज म्यूट करनी पड़ेगी, क्योंकि दर्शक को कुछ सोचने समझने को मिलता ही नहीं है। इस तरह से सब आपस में भिड़ने लगते हैं। और अगर आपकी मदद कर रही है, आपको तिलमिलाहट। ठीक है, रुक जाइए, बस हो गया। आलोक जी आइए, और फिर सीमा। आलोक जी और फिर सीमा। शीतल जी देखिए, शीतल जी सीधी सी बात यह है कि अपनी राजनीतिक पेट बढ़ाने के लिए मायावती जी इनको स्वीकार है। 2019 में इनको कोई भी उनका वो पुराना इतिहास नहीं दिख रहा था,
तो 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने साथ चले गए, क्योंकि इनको 5 सीटें भी इनकी नहीं आने वाली थी, खाली 1 सीट जीत पाते ही है। तो इसलिए उन्होंने मायावती का साथ लिया। मंच के ऊपर जो पैर छूने में ठोड़ लगी हुई थी, और आज जो है वो कह रहे हैं, मायावती जी को कह रहे हैं कि वो तो जो है सांप्रदायिक थी, मायावती जी जो भाजपा साथ में थी, और कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कह रहे थे 10 साल सरकार चलाई है इन्होंने, सपा और बसपा ने मिलकर के, यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकारें इन्होंने मिलकर चलाई है। 2017 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव साथ मिलकर कांग्रेस ने लड़ा है। यूपी के 2 लड़के क्यों भूल जाती हैं आप शीतल जी? नहीं, मैं नहीं भूली, मैं नहीं भूली, देश नहीं भूला, शायद समाजवादी पार्टी अभी से याद नहीं करना चाहती है। ठीक है शीतल जी 10 सेकंड इनके सवाल करिए। आपको बहुत समय दिया डॉक्टर खान, मैंने सबसे ज्यादा आपके पास आ रही हूँ, मुझे बीएसपी के पास जाने दीजिए प्लीज अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सीमा हर्षवर्धन जी ने भी ये बात कही, वो कह रहे कि आखिर बीएसपी साबित क्या करना चाहती है इस चुनाव में? साइलेंट वोटर हमें समझ में आता है, ये साइलेंट पार्टी हो गई है। तरीके से काम करते हैं। आज जब जैसे ही हमारा जो निर्वाचन आयोग है उसने ये बैन लगाया कि ओपिनियन पोल नहीं दिखाई जाएगी, तुरंत बीएसपी चर्चा में आ गई। इसका मतलब है कि मीडिया में ये एक हाइप चलाया जा रहा था। दूसरी चीज, बहन जी आज रैलियां लगातार कर रही हैं, 2 तारीख से लेकर के हमारी 8 तारीख तक रैलियां निश्चित हैं। तीसरा जो बात आप शीतल मैम बार बार दोहरा रही, हमारा जो काडर का वोट है वो कहीं नहीं जाता है। 2017 में अगर आप देखेंगी तो समाजवादी पार्टी से ज्यादा परसेंटेज में बसपा पार्टी को वोट मिला है। तीसरी बात इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूंगी, इस पैनल में जितने भी हमारे जो प्रवक्तागण बैठे हुए हैं सभी का मैं सम्मान करती हूँ। वही बहन मायावती जी जिन्होंने 1 वोट से बीजेपी की सरकार गिराई थी, आप कैसे समाजवादी पार्टी कह सकती है कि हम उनकी बी टीम है? और दूसरी बात, वही जो समाजवादी पार्टी के मुखिया जो मुलायम सिंह यादव जी हैं, वो 2019 के चुनाव से पहले पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को बोल रहे हैं आपको हम अग्रिम बधाई देते हैं, आप दोबारा से प्रधानमंत्री बनिए। आप समझिए कौन भी पार्टी है इसमें, इस तरीके तो आप स्टेटमेंट देते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं मैम, मेन स्ट्रीम मीडिया में हमें नहीं दिखाया जा रहा है। बहन जी लगातार रैलियां कर रही हैं, ये तो आप खामखा, उन्होंने अभी हाल में तो पहली रैली की, आप मीडिया पर आरोप मत लगाइए सीमा, मीडिया पे आरोप मत लगाइए। मायावती जी ने अभी आगरा में तो अपनी पहली रैली कुछ रोज पहले की है, इतने महीनों बाद। घर में आराम से क्वारंटाइन रहती है, आप कह रहे मीडिया दिखाता नहीं है। ठीक है डॉक्टर खान फटाफट जवाब दीजिए जो इन्होंने बातें कही, और उसके बाद मैं संजीव सिंह के पास चलूंगी, कांग्रेस पार्टी। जवाब में दे दूं। हाँ सीमा जी रुक जाए। ठीक है सीमा आप अपना पॉइंट रख चुकी हैं, आपका पॉइंट समझ चुके हैं सब। सीमा 500 हमने रैलियां की है। ठीक है सीमा, आपका पॉइंट सब समझ चुके हैं। रोक दीजिए। आपने जो बातें कही, डॉक्टर अजीज खान उस पर रिएक्ट करेंगे। डॉक्टर अजीज खान आइए। एक और बात बता दें इंपॉर्टेंट। भाई सीमा जी अब आप रुक जाए प्लीज, आपका नंबर खत्म हो गया। इन्होंने कहा नेताजी ने आशीर्वाद दिया। देखिए नेताजी अब नेता नहीं रह गए। नेताजी सुनिए मेरी बात, वो एक खुली किताब है। वो देखिए वो संस्कारिक लोग हैं। सुनिए नहीं रुकिए पहले, घर के अंदर ये तो विचार सब लोग एक साथ नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। नहीं प्लीज मुझे बीच में आना पड़ेगा, ऐसे नहीं होती डिबेट। डॉक्टर खान अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ शीतल जी, देखिए नेताजी का जहां तक सवाल है, नेताजी एक खुली किताब है। वो संस्कारिक लोग हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम समाजवादी लोग, हम समाजवाद में विश्वास रखते हैं। हमारे पास जो आएगा हम उसको आशीर्वाद देंगे। हमारे नेता का ये कल्चर रहा। एक बात रही बात, यही दया शंकर जी हैं, दया शंकर सिंह जी, जो बहन जी पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी और उनकी पत्नी को क्या बनाया गया? मंत्री बनाया गया, इनाम। आप बताइए ये बीजेपी का चेहरा है और उसी बीजेपी के समर्थन में खड़ी है। आज उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही है, एक भी शब्द आपने क्योंकि आप देखिए अरे थोड़ा हौसला रखिए, लेकिन कंप्लीट आ रही हूं आपके पास। नाबालिग बच्ची के लिए अश्लील टिप्पणी करी थी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। पूछिए आदमी हो आप, कहाँ किया? क्यों करी थी आपने? वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी पार्टी के नेताओं ने क्यों करी थी? ने किया था। आप झूठ बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती है। मायावती जी के साथ आप लोगों ने स्टेट का साउथ क्या करने का प्रयास किया था? स्टेट का साउथ क्या करने गए थे आप? उसका किस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया था स्टेट का साउथ में? किस तरह से उनकी इज्जत को हमला किया गया था? देखिए हमला किया गया था?
ये समाजवादी पार्टी के जो है लोग बता रहे हैं तो दलितों का उत्पीड़न करते रहे हैं, दलितों की जमीन पर कब्जा करते रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को बताते थे, पता चल चुका है, आपके बारे में क्लियर हो चुका है, देश की दंगा करने वाली पार्टी के दंगाइयों को जेल के अंदर डाल रखा है। अपराधी आपकी जो पार्टी के थे आज प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। अतीक अहमद और अबू मुख्तार रोल मॉडल थे, आज आंसुओं से रो रहे हैं। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी जब्त करके गरीबों में बांट रहे हैं। चलो संजीव सिंह आइए, संजीव सिंह, पीछे आप जो संजीव सिंह इस सब में आप कहाँ हैं? शीतल जी, बहुत दुख हो रहा है कि वरिष्ठ प्रवक्ता होकर के जिस तरह से झगड़ा कर रहे हैं, क्या पब्लिक सोचती होगी। थोड़ा धैर्य से सुनिए आलोक जी। मैं ये कहना चाहता हूं शीतल जी, जिस मुद्दे पे आप डिबेट कर रही हैं, डॉक्टर लोहिया का सपना था कि अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएंगी, और जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। हाथरस में चुनाव नहीं था, उस दलित की बेटी के साथ मायावती जी नहीं दिखी, वहां हमारी नेता प्रियंका जी गई। कुंभा में सोनभद्र में 10 आदिवासियों को मारा गया, वहां पर नेता हमारी प्रियंका गांधी गई, और यही योगी बाबा की पुलिस ने चुनार के किले में 48 घंटे बिना बिजली बिना पानी के रखा, और तब भी हमारे नेता मिलकर के आए और आर्थिक मदद दिया। और उसके बाद अभी चाहे इलाहाबाद में घटना हुई हो दलित परिवार के, जहां मां बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हत्या किया गया, चाहे आगरा में वाल्मीकि परिवार के साथ किया गया, तो हम बात कर रहे हैं आज डॉक्टर लोहिया के सपने को और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को साकार कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कर रही है। आपस में आलोक जी शांत रहिए, वरिष्ठ प्रवक्ता है आप, सम्मान करिए आप थोड़ा सा चैनल का। दूसरी बात, आप सवाल पूछिएगा, आप सवाल पूछेगा मुझे। ठीक है आलोक जी, एक बार संजीव को अपनी बात पूरी करने दीजिए प्लीज। शीतल जी, विधानसभा के पटल पे राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट रखी गई है 400 पन्ने की, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार उसको अगर पढ़ ली होती तो उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ अत्याचार किस तरह से किया गया, ये मैं नहीं बोलना, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा 12,500 से ज्यादा दलितों के साथ अत्याचार केवल और केवल उत्तर प्रदेश में हुआ योगी आदित्यनाथ की सरकार में। ठीक है आलोक अवस्थी जवाब दीजिए। आलोक अवस्थी आइए। देखिए, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का बहुत जोर चल रहा है। दलितों का नाम देते हैं लेकिन दलितों से नफरत करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहिए, कांग्रेस की सरकार थी कर्नाटक के अंदर, उनके विधायक का घर जलाया गया एक विशेष समुदाय के द्वारा और उनको पीटा गया। कांग्रेस के विधायकों, कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक को छोड़ दिया, क्योंकि वह दलित विधायक था, उसके लिए खड़े नहीं हुए। लिंचिंग हुई क्या कहते हैं राजस्थान के अंदर खेताराम और रकबर खान की। रकबर खान के लिए तो राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, 50 लाख का मुआवजा देते हैं और जुडिशियल इंक्वायरी सेटअप करते हैं, लेकिन खेताराम चूंकि दलित था, उसको ना तो मुआवजा मिला ना कुछ मिला, क्योंकि उसको मारने वाले विशेष संप्रदाय के लोग थे। तो ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, दलितों के साथ जो दोहरा व्यवहार किया है, मैंने उसको उजागर किया है। ठीक है हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, इस सबके बीच जबकि हर दल दलित को ओन कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि वो उनका वोटर है, उनके लिए उन्होंने सबसे ज्यादा हितकारी काम किए, ऐसे में क्या मूड मिजाज यूपी का लगता है आपको इस सेक्शन को अगर हम देखें तो? देखिए शीतल जी, सबसे पहले तो ये निवेदन करूंगा प्रवक्तागण लोग थोड़ा सा धैर्य रख ले और सिर्फ 3-4 पंक्तियां मैं बोलूंगा, उससे ज्यादा नहीं बोलने वाला। पहला तो ये कि जो मैंने पहली लाइन कही थी, अजीज खान साहब ने वही स्वीकार कर लिया, तो मेरा चश्मा उन्होंने पहन लिया, तो पत्रकार ही नेता को चश्मा पहनाएगा, नेता की हैसियत नहीं कि वो पत्रकार को चश्मा पहनाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब हम साइलेंट वोटर और साइलेंट पार्टी की बात करते हैं, तो मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी साइलेंट हो गई है। बहुजन समाज पार्टी का ये चरित्र है और उसकी भूमिका मैं इन चुनावों में बहुत बड़ी देखता हूं, क्योंकि जिन पहले 2 चरणों के मतदान है और उसके बाद पूरे प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा एक समान वोटर किसी के पास है तो बहुजन समाज पार्टी के पास है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि मुझे लगता है कि ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें बहुत सी चीजें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जिसकी चर्चा हमने 2017-19 में तो की, लेकिन 22 में नहीं हो रही है। रायसीना पहाड़ी पर एक दलित बैठा हुआ है जो रसोई गैस से लेकर आवास योजना तक जिस तरह के लाभ मिले हैं वो दलितों को मिले हैं, और वो बहुत बड़ा फैक्टर होंगे चुनाव में, बहुत बड़ा फैक्टर होंगे चुनाव में। डॉक्टर खान। शीतल जी मुझे मौका दे दे। 2-3 बातें हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हर्षवर्धन जी। मैं जानना ये चाह रहा हूं कि ये फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है वो 1,40,000 करोड़ से घटा करके 1,05,000 करोड़ रुपए, फूड सब्सिडी 2,86,000 करोड़ से घटा करके 2,06,000 करोड़ कर दिया।
फसल का बीमा जो का बजट 498 करोड़ घटा दिया गया। पेट्रोलियम की सब्सिडी 6,500 करोड़ से घटाकर 5800 करोड़ कर दिया गया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मनरेगा का बजट आप समझिए जो पहले 98,000 करोड़ था वो घटा करके इस वक्त 73,000 करोड़ कर दिया गया। क्यों? मैं जानना चाह रहा हूं, क्या देश में सारे लोग अमीर हो गए? मैं जानना चाह रहा हूं, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? ये मुद्दा नहीं होगा, ये फैक्टर नहीं होगा। आज आप किसानों को लाके आपने चौराहे पे खड़ा कर दिया, आज आपने एक नौजवान को लाके चौराहे पे खड़ा कर दिया, वो अगर रोजी रोजगार मांग रहा है तो उसको लाठी मार रहे हैं। आपने बजट काट दिया, फर्टिलाइजर की सब्सिडी काट दी, आपने मनरेगा जो कोरोना काल में सबसे इंपॉर्टेंट है, शहर में काम करता था मजदूर, आज वो गांव में भाग करके गया है, उसके लिए मजदूरी नहीं बचा। आपने बजट काट दिया, लगातार तीन सेशन से आप बजट काट रहे। पहले 1.1 लाख करोड़ था, उसके बाद 98 लाख करोड़ हो गया, उसके 1000 करोड़ हो गया, उसके बाद आप घट करके इतना हो गया। लगातार जिस तरीके से आप इन गरीबों को छल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, ये गरीब आपको धोखा देगा। ये गरीब आपका बदला आपसे बदला दो। ये व्हाट्सएप इंडस्ट्री की खबरें यहाँ पर मेरा आग्रह है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर ना बतावे, तथ्यों के साथ रखे। बजट सबने पढ़ा, शीतल जी ने पढ़ा है, बाकी जनता ने भी पढ़ा है। इनसे पूछिए, आज गरीबों को घर का मालिक भारतीय जनता पार्टी बना रही है, नहीं बना रही है? फ्री में नकदी बना रही है। इनसे पूछिए, घर में रसोई गैस घर घर पहुंचा रही है, फ्री में पहुंचा रही है। इनसे पूछिए, 15 करोड़ लोगों के घर में बराबर 10 किलो अनाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? फ्री में जा रहा है। पूछिए इनसे 5 लाख रुपए का इलाज फ्री में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पूछिए इनसे। 6 करोड़ लोगों को फ्री में इलाज उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। 2 करोड़ 54 लाख लोगों को, किसानों को आज तक जो है 2-2 हजार रुपए हर 10 किस्त पे जा चुकी, नहीं जा चुकी है। ये कौन दे रहा था? क्यों नहीं समाजवादी पार्टी ने दिया? क्यों नहीं कांग्रेस ने दिया? क्यों नहीं इन्होंने अपने किया? 1 करोड़ 41 लाख लोग गरीबों के घर में आज फ्री में बिजली का कनेक्शन गया है कि नहीं गया है? इनको जवाब देना चाहिए। और इनको यह भी जवाब देना चाहिए कि वली उल्लाह, शमीम, अब्दुल जब्बार और मोहम्मद अय्यूब कौन थे? ये वो 4 आतंकवादी थे जिनका मुकदमे इन्होंने छोड़े थे और माननीय उच्च न्यायालय ने उसको कैंसिल किया था। हमने फांसी सजा दिलाई। चलिए, मेरे पास अन्य को जो है वो दिलाई। 1 मिनट बचा है और मैं आखिर में सबसे एक क्लोजिंग कमेंट लूंगी। मैं शुरुआत करती हूं हर्षवर्धन जी से, फिर कांग्रेस पार्टी, उसके बाद बीएसपी। हर्षवर्धन जी, क्लोजिंग कमेंट। शीतल जी, मैं बस इतना ही कहूंगा कि दलितों को अभी उनका हक बहुत नहीं मिला है। बहुत कुछ उनको कहें कि सरकारों ने दिया, वो नारों से मुख्य भूमिका में आए हैं, लेकिन अभी उनको बहुत कुछ मिलना बाकी है और वो अपने हिस्से की लड़ाई इस बार चुनाव में भी मजबूती से लड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है जिसको लगातार हम लोग दरकिनार कर रहे थे, खारिज कर रहे थे और उसकी चर्चा बहुत कम हो रही थी, लेकिन असर बहुत ज्यादा होगा। सीमा। यस, हर्षवर्धन सर के मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि सर निश्चित रूप से, और अभी भी मैं पैनल को सुन रही हूँ, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये तीनों पार्टियां हैं जो कहती हैं दलितों को हम उनका साथ देते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी से एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या इस देश का जो दलित गरीब है वो आपसे फ्री में राशन नहीं चाहता? उसको डिग्निफाइड तरीके से अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। नौकरियां दीजिए, आप नौकरियां नहीं दे पाए। हमारे युवा जो है उत्तर प्रदेश में 1 साल। चलिए, वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र की बात की आज की डिबेट पर अपनी राय हमें जरूर ट्वीट कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।